नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने YouTube चैनल राहुल मैथ एंड साइंस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि चैप्टर 3 का है, जिसका नाम कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा था। ठीक है, तो इनमें उन्हीं प्रश्नों को हम लोग कलेक्शन किए हुए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए, पहला कार्य जो है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। तो हम लोग देखिए, कार्य बराबर W इक्वल टू क्या जानते हैं, बल इंटू बल के दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन। यदि बल किसी वस्तु पर एंगल पर लगाया जा रहा है तो उसमें हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई क्षैतिज से एंगल पे लगाया जा रहा है। ठीक है, ये थीटा एंगल पर वस्तु में डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो गया। ठीक है, वस्तु मतलब यहाँ तक चली आया, तो ये डी दूरी डिस्प्लेसमेंट हो गया है। और ये क्या कर रहा है, एफ फोर्स लगा रहा है थीटा एंगल पर। ये देखिए, वस्तु के गति की दिशा ये है और बल की दिशा ये है। इनके बीच में जो कोण है उसको ये थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि ये डब्लू जो होता है वो कितना होता है, एफ कॉस थीटा इंटू डी। ठीक है, तो पूछा है कि कार्य जो है वो किस पर निर्भर नहीं होता है। तो बल, देखिए कार्य में हम लोग के बल आ रहा है तो मतलब इस पर निर्भर है। विस्थापन डी, विस्थापन भी आ रहा है मतलब इस पर निर्भर है। और इसके बाद है बल और विस्थापन के दिशा, बल और विस्थापन के बीच बने कोण, ये कोण पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कोण पर भी डिपेंड है। यहाँ देखिए कॉस थीटा है तो ये कोण पर भी डिपेंड है, मतलब सी भी सही है। और डी इसमें से कोई नहीं, यानी डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। डी जो ऑप्शन है वो सही है। इसका मतलब यह है कि जो हम लोग का कार्य है, ठीक है, वो कार्य जो बल पर डिपेंड है, विस्थापन पर डिपेंड है, और विस्थापन मतलब बल की दिशा और विस्थापन के बीच बने कोण पर भी डिपेंड है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, इसमें से कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्य का MKS पद्धति में मात्रक होता है। तो ये तो सबको पता होगा, कार्य जो होता है उसका MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया है जूल, दूसरा ऑप्शन दिया है अर्ग, तीसरा वाट और चौथा किलोवाट। तो हम लोग देखिए, कार्य बराबर हम लोग जानते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, बल, बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, तो ये कार्य हो गया। अब इसका मात्रक हम लोग न्यूटन लिखते हैं, न्यूटन और मीटर। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं, जूल। तो ये क्या है, MKS पद्धति में इसका मात्रक है। कार्य का MKS पद्धति में मात्रक जूल होता है। और देखिए CGS पद्धति में उसका मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। ठीक है, वाट वाला जो ऑप्शन दिया है हम लोग जानते हैं P इक्वल टू W/T, यानी कि ये क्या है, शक्ति है, शक्ति का मात्रक, शक्ति का जो मात्रक है वो वाट होता है। ठीक है, और किलोवाट भी जो है वो शक्ति का मात्रक है, किलोवाट। ठीक है, ये भी क्या है, शक्ति का ही मात्रक है। तो इसमें हम लोग से पूछा गया था कि कार्य का MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो जूल। पहला वाला ऑप्शन जो है ए वाला वो सही है। बात समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकतम कार्य के लिए बल तथा विस्थापन के बीच का कोण होना चाहिए। तो अधिकतम कार्य के लिए हम लोग जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है, F cos थीटा इंटू डी। और अधिकतम कार्य चाहिए, जैसे देखिए कोई वस्तु है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ये फोर्स लगाया गया है F, ये विस्थापन की दिशा है। ठीक है, वस्तु यहाँ पर
पहुंच गई है डी दूरी तक, ठीक है, डी दूरी तक पहुंच गई है। ये देखिए बल की दिशा है और ये विस्थापन की दिशा है, इसके बीच का कोण थीटा है, ठीक है। तो हम लोग से पूछा है कि कार्य किस एंगल पर अधिकतम होगा, दिया है ऑप्शन इसमें 0, 45, 60 और 90। तो हम लोग देखते हैं, यदि देखिए हम लोग जानते हैं कि कार्य का मान जो है मैक्सिमम कब होगा, जब एफ कॉस थीटा इंटू डी, इसमें जो थीटा का वैल्यू है वो 0 डिग्री हो जाए, ठीक है। जब थीटा का वैल्यू हम लोग 0 डिग्री रख देंगे तो कास 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, जो कि मैक्सिमम होता है। यानी हम लोग 0 डिग्री रखेंगे तो कार्य हम लोग का क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, कार्य हम लोग का मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम लोग को ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, तो ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। 45 दिया, 60 और 90। 90 में देखिए क्या होगा, जब हम लोग फोर्स ऐसे लगा दें, ठीक है, तो कास जो है, कास 90 का वैल्यू जो होता है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस 90 का वैल्यू 0, यानी डब्लू जो होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कार्य शून्य हो गया, मतलब कोई भी कार्य नहीं हुआ। बात समझ में आ गई होगी। तो 0 पर दिया था, 45 पे दिया था, 60 पर दिया था और 90 पर दिया था। तो इसमें जो ऑप्शन ए वाला है वो सही है, 0 डिग्री होना चाहिए अधिकतम कार्य के लिए। विस्थापन और बल के दिशा में के बीच जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य का व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है, कार्य का व्युत्पन्न मात्रक है। तो हम लोग देखते हैं कि कार्य का व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो देखिए कार्य का हम लोग व्युत्पन्न मात्रक जानना चाहते हैं, तो कार्य बराबर हम लोग जानते हैं, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू बल के दिशा में विस्थापन, ठीक है। तो इसका हम लोग मात्रक लिखेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं न्यूटन और इसको लिखते हैं मीटर। अब देखिए न्यूटन को क्या लिखते हैं, न्यूटन को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूटन को हम लोग लिखते हैं किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब न्यूटन के जगह देखिए, न्यूटन के जगह इसको हम वैल्यू, ये वाला वैल्यू रख देते हैं पूरा, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो कार्य का हम लोग का मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य बराबर कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर देखिए न्यूटन की जगह ये वाली वैल्यू डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, किग्रा मीटर, और देखिए यहाँ पर 1 मीटर है और यहाँ पर 1 मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर सेकंड, ये हम लोग का हो जाएगा कार्य का व्युत्पन्न मात्रक। बात समझ में आ गया। ऐसे तो कार्य का मात्रक हम लोग जूल भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हमको ऑप्शन में जो दिया है, जिस हिसाब से ऑप्शन में दिया है उस हिसाब से हम लोग उसका कार्य का मात्रक अपना एडजस्ट कर लेते हैं। बात समझ में आ गया। तो इसमें बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किए गए कार्य को कहते हैं। तो देखिए किसी वस्तु के लिए, मतलब कोई वस्तु है, कह रहा है कि किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में, मतलब एकांक समय में W/T, ठीक है। इसको T को वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब W/1। और हम लोग जानते हैं कि T मतलब समय है नीचे, तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, पावर या शक्ति या सामर्थ्य बोल देते हैं। तो पूछा है कि इसमें से कौन सा सही है ना। किसी वस्तु के एकांक समय में किए गए कार्य को कहते हैं, एकांक समय में किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, पावर या शक्ति इसको बोल देते हैं।
ठीक है, शक्ति या सामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य या शक्ति। और हम लोग का ऑप्शन जो है बी वाला सही है। ए ऑप्शन देखिए दिया है ऊर्जा, बी ऑप्शन दिया है सामर्थ्य, सी ऑप्शन दिया है दक्षता और डी ऑप्शन दिया है वाट। तो हम लोग का बी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही है। ठीक है, इसको शक्ति या सामर्थ्य बोल देते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा जो है वो किस प्रकार की भौतिक राशि है। इसमें अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सब क्वेश्चन बराबर पूछे हुए प्रश्न है। ठीक है, तो इनको एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट से देखिएगा, इनका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग करा दे रहे हैं जिससे आपको ज़्यादा तरीके से ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि ऊर्जा किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो ऊर्जा हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार की भौतिक राशि है। ऊर्जा किस प्रकार की भौतिक राशि है। ए ऑप्शन दिया है सदिश राशि, बी दिया है अदिश, सी दिया है इसमें से कोई नहीं, डी सदिश या अदिश में से कोई भी हो सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा कैसी राशि है, वो अदिश राशि है, यानी बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, अदिश राशि है। ठीक है, ऊर्जा कैसी राशि है, वो अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती है, जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण, जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो ऐसे राशियों को हम लोग क्या बोल देते हैं, अदिश राशि बोल देते हैं। ठीक है, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसको सदिश राशि कर देते हैं। तो सदिश राशि पहला ऑप्शन दिया सदिश राशि, तो परिमाण, परिमाण, परिमाण और दिशा, और साथ ही साथ सदिश के योग के नियम का पालन करता हो, सदिशों के योग के नियम का पालन करता हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सदिश राशि बोल देते हैं। और इसमें क्या है, वो पूछा था कि ऊर्जा किस प्रकार की भौतिक राशि है, तो वो अदिश राशि है। जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। बात समझ में आ गया। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विरामावस्था में किसी वस्तु में होती है। तो बताए आप लोगों को पता ही चल गया होगा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए पूछ रहा है कि विरामावस्था में किसी वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, चाल और संवेग। तो गतिज ऊर्जा तो नहीं होती है, विरामावस्था में है। देखिए गतिज ऊर्जा क्यों नहीं होती है उसको भी समझेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है बी वाला वो सही है, स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आ गया, बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, स्थितिज ऊर्जा है। अब देखिए गतिज ऊर्जा क्यों नहीं होती है, जो ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्यों नहीं होती है, हम लोग जानते हैं 1/2 mv²। ठीक है, तो वस्तु बोला है कि विरामावस्था में, मतलब v = 0, उसमें कोई भी गति नहीं हो रही है। तो v जब 0 है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, हम लोग का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए समझ में आ गया, बी भी समझ में आ गया। अब देखिए सी वाला क्या कर रहा है, चाल। चाल क्या होता है, विस्थापन बटा में समय होता है। तो विस्थापन बटे में समय को चाल कहते हैं। और संवेग, संवेग क्या होता है, P = m × v। जब देखिए जब विरामावस्था में है तो v हम लोग का क्या है, v हम लोग देखें कि यहाँ पर 0 है, कि v बराबर क्या है 0 है, तो क्या संवेग भी 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कोई गति नहीं है विरामावस्था में, तो हम लोग का जो बी ऑप्शन था वो सही हो जाएगा। मतलब विरामावस्था में किसी वस्तु में होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है, न कि गतिज ऊर्जा, चाल, न संवेग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए
पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करता है। नहीं करता है ये समझना है, ठीक है, किस पर नहीं करता है। ए ऑप्शन दिया है द्रव्यमान, बी ऑप्शन दिया है गुरुत्वीय त्वरण पर, सी ऑप्शन दिया है लंबवत ऊंचाई पर, और डी ऑप्शन दिया है पथ पर। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, या इसको ही बोलते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें क्या होता है, जो देखिए देखिए स्थितिज ऊर्जा जो दिया है वो हम लोग जानते हैं mgh, ठीक है, mgh होता है। तो स्थितिज ऊर्जा है जो पूछ रहा है कि किस पर निर्भर नहीं करता है, तो हम लोग को देखिए ऑप्शन दिया द्रव्यमान, तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। लंबवत ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई पर भी करता है। और पथ, यानी जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है कि पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए जैसे क्यों नहीं निर्भर करता है ये समझ लेते हैं। जैसे देखिए ये मान लीजिए कोई हम लोग का पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी से क्या किए कि हम कोई वस्तु है मान लीजिए यहाँ पर ऐसे, इसको क्या किए कि ऐसे 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 उठाकर यहाँ पर ला दिए, ठीक है, ये पथ बनाए हैं, ये सब पथ है, ठीक है। तो हमको इसका स्थितिज ऊर्जा पता करना है, तो हम लोग स्थितिज ऊर्जा जानते हैं कि हम लोग स्थितिज ऊर्जा बराबर जानते हैं कि mgh, मतलब जो m है ये क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, द्रव्यमान, ठीक है, g पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, और h जो होता है वो लंबवत ऊंचाई होता है पृथ्वी तल से, ठीक है। तो इस पथ पर निर्भर ना करके ये लंबवत ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक है। तो डी वाला जो ऑप्शन है कि स्थितिज ऊर्जा जो है पथ पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसी पेन को हम लोग को यहाँ से लेके ऐसे ऐसे खूब घुमा के ऐसे ऐसे यहाँ पर लाए, तो इसमें जो है कि ये वाला ऊंचाई पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये पथ पर ऐसे जो घूम के गया है उस पर निर्भर नहीं करेगा। तो बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किए गए कार्य की गति को मापता है। जो हम लोग कार्य करते हैं उसकी गति को कौन मापता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु के कार्य की गति को कैसे मापा जाता है, कितने समय में कौन कितना कार्य किए उसको हम लोग माप ले, ठीक है। तो देखिए तो इसमें पूछा है कि कार्य की गति को मापा जाता है या मापता है, ठीक है। तो पहला ए संवेग दिया है, संवेग तो नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए P = हम लोग जानते हैं m/v होता है। तो इसमें कुछ भी हम लोग को माप, समय है ही नहीं, समय का कोई बाउंडेशन है ही नहीं, तो इसमें नहीं नापा जा सकता है। द्रव्यमान, बी ऑप्शन दिया है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान है ही नहीं, ठीक है, द्रव्यमान है ही नहीं, इसमें जड़त्व भी नहीं है। शक्ति, देखिए शक्ति जो है, शक्ति बराबर हम लोग जानते हैं कि कार्य बटे में समय, मतलब एकांक समय में जो कार्य किया गया है वही शक्ति या सामर्थ्य कहलाता है, ठीक है। तो कार्य की माप, देखिए ये कार्य है तो हम लोग लिख सकते हैं W = क्या, यहाँ पर शक्ति को P से डिनोट करते हैं पावर, या इसको ऐसे लिख लीजिए P बराबर पावर, ठीक है। तो P = हम लोग क्या लिखते हैं, P = या W = हम लोग लिख देंगे P × T। मतलब देखिए जो कार्य है उसको कौन माप रहा है, टाइम भी माप रहा है, तो समय यही है। तो ये क्या है, समय है, ये क्या है, शक्ति है, और ये क्या है, कार्य है, ठीक है। तो हमको ये पता चल गया कि कार्य जो हम लोग का इसमें पूछा गया था प्रश्न, किए गए कार्य की गति को कौन मापता है, तो शक्ति ही मापता है, ठीक है। तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है, ठीक, बात समझ में आ गया होगा।
अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है। इसमें लगेगा कि आपको विकल्प गलत दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन विकल्प गलत नहीं दिया हुआ है। ये गुमराह करने वाला बस क्वेश्चन है। देखिए पूछा है क्वेश्चन में कि शक्ति बराबर बल गुणे क्या खाली स्थान में क्या भरें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है शक्ति बराबर यहाँ पर बल लिख दिया है और यहाँ पर डैश कर दिया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को 4 ऑप्शन दिया है। पहला त्वरण, दूसरा वेग, तीसरा विस्थापन और चौथा दूरी। तो देखिए हम लोग क्या भर दें कि वहाँ पर फुलफिल हो जाए, ठीक है। तो हम लोग को ऑप्शन से देखने से नहीं लग रहा है कि हम लोग का काम हो जाएगा। ऑप्शन हमको गलत समझ में आ रहा होगा, लेकिन ऑप्शन सही दिया हुआ है। देखिए अभी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये देखिए बल है, तो यहाँ से देखिए अब हम लोग जानते हैं कि शक्ति बराबर क्या होता है। शक्ति बराबर देखिए, शक्ति बराबर W बाई हम लोग T लिखते हैं, ठीक है। कार्य ये क्या है, कार्य है, और ये क्या है, समय है, ठीक है, यही ना लिखते हैं। अब देखिए हम लोग कार्य को क्या लिखते हैं, बल, बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन, और बटा में ये क्या है, फिर यहाँ पर समय होता है T, ठीक है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि वेग क्या होता है। वेग बराबर, इसको वेग बोलते हैं, V को वेग बोलते हैं। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा में समय, ठीक है। तो यहाँ D बाई T ये क्या है, विस्थापन है, यहाँ समय है, ये भी क्या है, D जो है वो विस्थापन है, और T क्या है, समय है, और F क्या है, बल है। तो देखिए अब हम लोग क्या करें कि V के मतलब जो D बाई T है उसको भी लिख सकते हैं, भी लिख दे यहाँ पर। तो हम लोग का जो शक्ति का मात्रक हो जाएगा वो बल, अरे सॉरी, जो यहाँ पर हम लोग को भरना है बल इंटू हम लोग वेग भर दें, वेग या बल इंटू भी इसको बोल दें, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का पावर, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया है बी वाला वो सही है। हम लोग को बी वाला ऑप्शन जो दिया है वो बिल्कुल सही है। वहाँ पर क्या भराएगा, वेग भराएगा, ठीक है। और वेग कैसे भराएगा समझ में आ गया होगा। तो हम लोग को देख के लग रहा होगा कि ऑप्शन गलत है, लेकिन ऑप्शन गलत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बातें सब समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा, तो कोई पृथ्वी से वस्तु गिर रही है, ठीक है, ऊंचाई से पृथ्वी पर किसी वस्तु का गिर रहा है, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा, जैसे ये मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, कोई वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है, ये हम लोग का पृथ्वी है, मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है। कह रहा है कि वस्तु जब गिर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा ना, स्थितिज ऊर्जा पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन दिया है बढ़ेगा, बी ऑप्शन दिया है घटेगा, सी ऑप्शन दिया है स्थिर रहेगा, डी ऑप्शन दिया है कभी घटेगी कभी बढ़ेगी। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा हम लोग जानते हैं, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh। मतलब देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी इसको देखते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है, द्रव्यमान और जी पर, मतलब जी क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, और द्रव्यमान वस्तु का द्रव्यमान, ये m क्या है, द्रव्यमान है वस्तु का, ठीक है। तो इसमें दो में चेंजेस नहीं हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा। अब क्या है कि ऊंचाई पर डिपेंड कर रहा है,
जो स्थितिज ऊर्जा है वो ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है। तो ऊंचाई पर हम लोग का देखिए, वस्तु जब गिरेगी तो पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई घटेगी, ठीक है। तो h का मान क्या होगा, जब वस्तु गिरेगा तो वो कम होता जाएगा, और कम होगा तो वहाँ पर हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगा, मतलब स्थितिज ऊर्जा घटेगी। तो ऑप्शन जो हम लोग का है बी वाला वो सही है, बी वाला ऑप्शन सही है कि घटेगी, ठीक है। क्या होगा, घटेगा। बात समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, जब किसी पिंड के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि किसी पिंड का वेग 2 गुना कर दिया जाए, मतलब ये कोई पिंड था, ठीक है, इसका वेग भी था पहले टाइम में। अब क्या किए कि इसका वेग 2 भी कर दिए, मतलब 2 गुना कर दिए। तो पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं, देखिए गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, या ऐसे लिख लीजिए, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv², या इसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। अब देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी है हम लोग का, गतिज ऊर्जा है, वो प्रोपोर्शनल क्या है, v² के है, ठीक है। अब हम लोग का पहले v था तो v² था, अब 2v है तो 2v², मतलब यहाँ पर जो हम लोग को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हम लोग का उस पर डिपेंड है, तो यहाँ पर 2v लिख कर उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 4v², मतलब 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो वस्तु का यदि हम लोग वेग 2 गुना कर देते हैं, 2v कर देते हैं, पहले वेग था v, अब वस्तु का वेग है 2v, यदि हम लोग वेग को 2 गुना कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है, 4 गुनी हो जाएगी। ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहीं पर कर दे कि पहले भी था, अब उसका वेलोसिटी 5v हो जाए, मतलब 5 गुना कर दिया जाए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 गुना हो जाएगा, जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो 25 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर जो रखे थे 2v रखे थे, वहाँ पर 5v का स्क्वायर रख देंगे तो वो 25 गुनी हो जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए उसका जो गतिज ऊर्जा है वो 6 गुनी कर दें तो 36 गुनी हो जाएगी उसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। यदि हम उसका वेग 6 गुना कर दें तो जो गतिज ऊर्जा है वो 36 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं इस पे। अब देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। देखिए इसमें पूछा है कि यदि हम लोग पिंड का जो है संवेग, पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो हम लोग देखिए जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, गतिज ऊर्जा होता है वो क्या होता है, 1 या यहाँ से संवेग में सीधे रिलेशन लिख देते हैं, p²/2m होता है, ठीक। तो कह रहा है कि अभी देखिए इसका जो मान लीजिए ये कोई वस्तु था, ठीक है, तो इसका जो संवेग था वो p था, ये क्या है, संवेग है, संवेग जो था वो p था। अब क्या हुआ कि इसको 2p कर दिए, 2 गुना कर दिए, इसका संवेग क्या हो गया, संवेग 2 गुना कर दिए, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी वो बताना है। तो संवेग 2 गुना कर दिए तो यहाँ पर देखिए 2p का स्क्वायर ये हो जाएगा अपन 2m = काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना दे देगा, 4p²/2m, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 गुनी हो जाएगी, पहले की 4 गुनी हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का संवेग, ठीक है,
संवेग पहले p था, अब क्या किए कि 2p कर दिए। ठीक है, संवेग पहले p था, अब 2p कर दिए, यानी कि संवेग को 2 गुना कर दिए, तो जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी वो 4 गुनी हो जाएगी। बात समझ में आया? ऐसे जब इसको बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर मीटर में वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही है। ये भी क्या कह रहा है? 4 गुनी, 4 गुनी। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि अगर F एक वस्तु पर लगने वाला बल नियत बल है, ठीक है, और D बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हो, तो वस्तु पर किया गया कार्य होगा। तो हम लोग जानते हैं, देखिए जैसे ये हम लोग का कोई वस्तु है, ठीक है, वस्तु है, इस पर हम लोग क्या किए कि F बल लगा दिए, और इसका जो विस्थापन हो गया बल के दिशा में वो कितना विस्थापित हुआ? D हुआ। ठीक है, D हो गया। तो पूछ रहा है कि कार्य क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू डी, बल गुणे बल के दिशा में विस्थापन। तो इसका वो कार्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो ए है वो सही है, F इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कार्य जीरो, देखिए जैसे कार्य जो है हम लोग का कार्य जो है वो मतलब जीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है, तीनों भी हो सकता है। ठीक, कब जीरो हो जाएगा? जब बल और विस्थापन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तब उस समय क्या हो जाएगा कि कार्य जीरो हो जाएगा। धनात्मक कब होगा? जब किसी एंगल पर होगा, और 180 पर चल जाएगा तो वो ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि हम लोग फोर्स लगाएं आगे की तरफ ऐसे, और वस्तु में विस्थापन इस साइड हो गया पीछे, तो वो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री हो जाएगा तो cos में -1 होता है, और वो बता देता है कि जो हम लोग का कार्य है वो ऋणात्मक है। बात समझ में आ गया? तो इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो बताया था कि किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। तो सी वाला सही हो गया होगा, सबका देखने से ही इसको मार दिए होंगे। ठीक है, पूछ रहा था किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। इसमें जो ऑप्शन दिया है विद्युत विभवांतर, वो तो हो ही नहीं सकता। आवेश का मात्रक नहीं है, सी जो ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन, ये वाला सही है। ये क्या कह रहा है? ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक। देखिए यदि मेरा वीडियो इससे पहले वाला आप लोग नहीं देखे हैं, क्लास वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एकदम आसानी से आप इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको तकलीफ नहीं देगा। ठीक है, तो यदि मेरा वीडियो नहीं देखे तो वो देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन वाला वीडियो देखिएगा तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए एक अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। देखिए पूछा है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, और इसमें देखिए ऑप्शन में हॉर्स पावर में दिया हुआ है। सब मतलब जो ऑप्शन है उसमें हॉर्स पावर में दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए 1 हॉर्स पावर बराबर, देखिए हमको निकालना क्या है? 1 किलो वाट, मतलब 1000 वाट का निकालना है। ठीक है, इसमें HP में निकालना है इसको हमको। तो हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं 1 HP, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, 746 वाट। और हम यहाँ से देखें कि 1 वाट में कितना हॉर्स पावर होता है, तो
1/7 46 HP हार्स पावर बराबर क्या हो जाएगा 1 वाट। हमको निकालना किस में है 1000 वाट में, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 1000 बटे में 746 HP हार्स पावर बराबर 1 वाट 1000 वाट 1000 वाट। अब देखिए 1000 वाट है तो इसको 1 किलो वाट लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 1 किलो वाट 1 किलो वाट। ठीक है, अब 1 किलो वाट बराबर इतना हो गया। अब इसको हम लोग देखिए डिवाइड कीजिएगा तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 1.34 HP ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। ठीक, ये आ जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चले तो देखिए यदि 1 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित किया जाए तो कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 1 ग्राम ऊर्जा मतलब 1 ग्राम द्रव्यमान है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं ऊर्जा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उससे हम लोग को कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी उसको हम लोग को पता करना है। तो देखिए द्रव्यमान उसका कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना है 1 ग्राम है 1 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 के घाते 3 लिख देते हैं। ठीक है, केजी। बात समझ में आ गया। ये देखिए ग्राम में दिया है तो इसको किलोग्राम में बदल दिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है c वो कितना होता है 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं जब ऊर्जा में हम लोग को बदलना है तो E = क्या होता है mc²। ठीक है, तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है उसका वैल्यू लिख देते हैं 10 घाते -3 गुणे c² मतलब इसका स्क्वायर, यानी 3 गुणे 10 के घाते 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकलते हैं देखिए 10 के घाते -3 गुणे ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा 10 के घाते 16। तो यहाँ पर जो हो जाएगा देखिए यहाँ से 9 गुणे यहाँ से 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 16 में से 3 चला जाएगा 10 के पावर 13 हो जाएगा। ठीक है, इतना जो है जूल हमको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन में आपका देखिए डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, डी वाला जो ऑप्शन, इसमें कहीं भी यदि आपको कंफ्यूजन हो इस वीडियो में तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए उसको। ठीक है, तो मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुँचे। धन्यवाद।